नमस्कार साथियों, लोधर क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए और बीएचएससी के सभी थर्ड ईयर छात्रों के लिए फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत भाषा और संस्कृति अर्थात की हिंदी लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट के अंतर्गत दोस्तों एक और नया एपिसोड नंबर 5 पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे आत्मकथा के अंश अर्थात कि महात्मा गांधी द्वारा लिखित आत्मकथा, जो कि स्वयं लेखक के द्वारा और स्वयं के जीवन पर आधारित होकर के लिखी जाती है, उससे संबंधित अर्थात की आत्मकथा के अंश महात्मा गांधी जी की आत्मकथा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात कि कितने हो सकते हैं, तो लगभग 40 प्रश्नों पर आज हम डिस्कस करेंगे इस एपिसोड के अंतर्गत, जो कि सभी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। सिर्फ हो नहीं सकते बल्कि होंगे, याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा कई बार इस वाले चैप्टर से कई बार क्वेश्चन और आते हैं यार, आते हैं 100% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करें उससे पहले जो मेरे नए दोस्त हैं जो पहली बार सेशन में आए हैं, पहली बार क्लासेस को देख रहे हैं, उनको बता दूं कि हमारे द्वारा सिर्फ बीए थर्ड ईयर का फाउंडेशन कोर्स ही नहीं, बल्कि इसके अलावा बीए के सभी सब्जेक्ट, बीए फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, जितने भी विषय हैं बीए के अंतर्गत, उन सभी विषयों पर हमारे द्वारा कुछ विषयों पर क्लास ली जा चुकी है और कुछ पर क्लासेस चल रही है और कुछ पर क्लासेस बहुत जल्दी आने वाली है। पॉलिटिकल साइंस को देखेंगे, आप पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं। इकोनॉमी लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। हिस्ट्री की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ज्योग्राफी चल रही है। ऐसे ही और भी कई अनगिनत सब्जेक्ट है दोस्तों जो इसी प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं, जिनकी पूरी जानकारी आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप हमारे डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं, डेली क्लासेस की अपडेट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि हम आपको ग्रुप में ऐड होने का बोल रहे हैं तो वहां पर आपसे कोई चार्ज करेंगे। चार्ज किसी भी प्रकार का नहीं है, निःशुल्क है। लेक्चर भी और नोट्स भी सब कुछ निःशुल्क आपको मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। इकाई 2 में हम एंट्री कर चुके हैं, याद रहे, इस फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत हिंदी लैंग्वेज वाले इस विषय में सेकेंड यूनिट पर हम जो है एंट्री कर चुके हैं। सेकेंड यूनिट का पहला पार्ट है हमारा आत्मकथा के अंश, जिसमें 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हमें डिस्कस करना है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला प्रश्न है कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में किस आंदोलन के माध्यम से प्रवेश किया था। दोस्तों 40 क्वेश्चन है, इसलिए समय बहुत ज्यादा लंबा लग जाएगा, इसलिए डिस्कशन नहीं करेंगे। एकदम इजी फॉर्मेट में मैं क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूं, जो एक ही बार पढ़ने में आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है ना। और मेरा तो उद्देश्य ही है कि ऐसे प्रश्नोत्तरों को मैं आपके सामने रखूं जो कि मैं बताते ही आपका रिवीजन भी हो जाए, और इससे पहले अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको याद करवाने की पूरी जो है दोस्तों पूरा प्रयास मेरा रहता है। तो बस ध्यान से सुनते चलिएगा। 40 क्वेश्चन है, फटाफट लगा लेते हैं, है ना, अन्यथा सेशन काफी लंबा हो जाएगा। चलिए प्रयास करेंगे, स्पीड से बढ़ेंगे, जहां पर डिफिकल्टी होगी वहां रुक करके डिस्कस भी करेंगे, ये भी याद रहे। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस आंदोलन के माध्यम से प्रवेश किया था, मतलब कि इनका पहला आंदोलन कौन सा था, महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था। चलिए भारत की बात करें ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में तो पहले आंदोलन, 4 आंदोलनों के नाम दिए गए आपको, अहमदाबाद आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खेड़ा आंदोलन या चंपारण आंदोलन। तो आप सभी को बेहतर तरीके से पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका से भारत में आने के बाद गांधी जी ने सबसे पहला जो आंदोलन किया था वो किया था खेड़ा आंदोलन, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गांधी जी के अनुसार अहिंसा और सत्य के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, सत्य और अहिंसा के विषय में। ठीक है ना। तो पहला है अहिंसा साध्य है और सत्य साधन है। साध्य और साधन को समझ लीजिए पहले तो आप। साध्य का मतलब होता है लक्ष्य और साधन का मतलब होता है ना, साध्य का मतलब होता है लक्ष्य और साधन का मतलब होता है वो इंस्ट्रूमेंट जिसके माध्यम से पहुंचे जाए। ठीक है ना, जिसके माध्यम से वहां तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो साध्य अहिंसा को बताया गया था और सत्य साधन को बताया गया था, या फिर सत्य साध्य और अहिंसा साधन है, या फिर दोनों अन्य समस्त साधनों के साध्य है, या फिर दोनों किसी अन्य साध्य के साधन है। इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों। तो राइट ऑप्शन होगा अहिंसा और सत्य के विषय में गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा जो है वो साध्य है, अहिंसा साध्य है और जो साधन है वह सत्य है।
ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से क्या गांधी के एकादश महाव्रत में शामिल नहीं है? एकादश मतलब क्या हो दोस्तों, कि गांधी जी ने आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए 11 महाव्रत बताए थे, 11 महाव्रत बताए थे। और पूछा जा रहा है कि जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ये 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा है जो इन 11 महाव्रतों में शामिल नहीं है? पहला अपरिग्रह, दूसरा शरीर श्रम, तीसरा अनुशासन, चौथा स्वदेशी। इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा कंफ्यूजन होती है, हमेशा जो है कभी हमेशा मैक्सिमम टाइम जो है ना रॉन्ग अटेम्प्ट करने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए इनको थोड़ा बारीकी से पढ़ा करें। इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सा करेक्ट होगा, अनुशासन। गांधी जी के द्वारा बताए गए 11 नियमों में अनुशासन शामिल नहीं है। तो फिर वो 11 नियम कौन कौन से हैं दोस्तों, तो वो देखिए, पहले सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के असंग्रह बोलते हैं ना, शरीर श्रम, अस्वाद, सर्वत्र भय वर्जनः, सर्वधर्म समानत्व, स्वदेशी और स्पर्श भावना। ये 11 महाव्रत है, ये 11 महाव्रत गांधी जी के द्वारा बताए गए थे आश्रम में रहने वाले व्यक्तियों के लिए, ठीक है ना, इसमें अनुशासन शामिल नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी योजना थी जिसके बारे में गांधी जी ने टिप्पणी की थी कि यह एक क्षतिग्रस्त बैंक के नाम के आगे की तारीख वाला चेक है। क्षतिग्रस्त मतलब डूबती हुई बैंक का चेक है, वो भी आगे की तारीख का। तो किसको लेकर के टिप्पणी की थी गांधी जी ने? वेवेल योजना को लेकर के, अगस्त योजना को लेकर, क्रिप्स मिशन योजना को लेकर, या कैबिनेट मिशन योजना को लेकर के? तो एक्चुअल में दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्रिप्स मिशन योजना को लेकर के ही गांधी जी ने यह टिप्पणी की थी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, कौन सा वाक्य गांधी के राज्य संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व करता है? राज्य संबंधी विचारों का मतलब गांधी जी के राज्य संबंधी विचार किस प्रकार के थे? तो कौन सा वाक्य, 4 वाक्यों में से कौन सा वाक्य इस बात को साबित करता है या इस बात का प्रतिनिधित्व करता है? राज्य एक आवश्यक बुराई है, क्या गांधी जी ने ऐसा कहा था? या फिर गांधी जी ने क्या ऐसा कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है, अनावश्यक है ना बुराई है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है या राज्य प्राकृतिक है? इन 4 वाक्यों में से गांधी जी का झुकाव किस वाक्य की ओर था, या गांधी जी ने किस वाक्य का समर्थन किया था? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। कौन सा होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राज्य को एक अनावश्यक बुराई बताई थी गांधी जी ने। चलिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस में जितने भी अधिवेशन हुए हैं उन सभी अधिवेशनों में से सिर्फ एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गांधी जी ने। कौन से अधिवेशन की? बेलगांव अधिवेशन की। तो पूछा जा रहा है कि बेलगांव जो है किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में या महाराष्ट्र में? इसका राइट ऑप्शन होगा कर्नाटक। क्या होगा? कर्नाटक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के सर्वोदय संबंधी विचारों पर किसका प्रभाव पड़ा? गांधी जी के जो सर्वोदय संबंधी विचार थे, वो सर्वोदय संबंधी विचार किससे प्रभावित थे? टोल्स्टॉय से, जॉन रस्किन से, डेविड थ्योरी से या रोमेरोला से? इसका राइट ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना। बल्कि गांधी जी का तो जीवन ही परिवर्तित हो चुका था जॉन रस्किन की किताब पढ़ के। और जॉन रस्किन कौन है दोस्तों? एक ब्रिटिश विद्वान है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नांकित में से क्या सत्याग्रह की प्रविधि में शामिल नहीं है? सत्याग्रह की प्रविधि में शामिल क्या नहीं है? हड़ताल नहीं है, हिजरत नहीं है, सीधी कार्यवाही या असहयोग? तो सत्याग्रह की प्रविधि में मतलब सत्याग्रह के नियमों में सीधी कार्यवाही शामिल नहीं है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने कहा? तो अब्दुल गफ्फार खान ने, चर्चिल ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या जे.बी. कृपलानी ने? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा जो है गांधी जी को मलंग बाबा कहा गया। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? अब्दुल गफ्फार खान ने, चर्चिल ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या जे.बी. कृपलानी ने? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, चर्चिल ने ही गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। अगला प्रश्न लेते हैं, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? गफ्फार खान ने, चर्चिल ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या जे.बी. कृपलानी ने?
राइट ऑप्शन होगा इसका रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, चर्चिल ने, टैगोर ने या कृपलानी ने? राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। अगला प्रश्न लेते हैं, महात्मा गांधी को बापू किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस, चर्चिल, टैगोर या जवाहरलाल नेहरू? एग्जैक्टली जवाहरलाल नेहरू ही गांधी जी को बापू कहकर के बुलाया करते थे। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? है ना, तो रेजिमेंट के, गढ़वाल रेजिमेंट के जो जवान थे उन्होंने आंदोलन के अंतर्गत प्रदर्शन करते हुए लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो वो कौन सा आंदोलन का प्रदर्शन चल रहा था? चार ऑप्शन है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के चलते या सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रदर्शनकारियों पर गढ़वाल रेजिमेंट के अधिकारी जवानों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाकर रखा गया था? अहमदाबाद जेल में, लाल किले में, आगा खां पैलेस पुणे में या रंगून जेल में? तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, पुणे में इनको बंदी बना करके रखा गया था, आगा खां पैलेस में। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस का अध्यक्ष 1919 में किसे चुना गया था? सर आगा खां को, सर सैयद अहमद खां को, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय को? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस कांग्रेस नाम आया, कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष जो है 1919 में महात्मा गांधी को चुना गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने यह घोषणा की, कब की थी? कौन सी घोषणा? कि भारतवासी अपने राजनीतिक भाग्य का निर्माण स्वयं करेंगे। यह घोषणा कब की थी उन्होंने? 1921 में, 22 में, 23 में या 24 में? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1922 में महात्मा गांधी ने घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है कि भारत की स्वतंत्रता में गांधी जी के योगदान से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? कि अन्याय का अहिंसक रूप से विरोध करना, अन्याय का अहिंसक रूप से ना, विदेशी वस्तुओं का उपयोग करना या असत्य बोलना या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट दिख रहा है हमको, मतलब अन्याय का विरोध करना लेकिन अहिंसक रूप से बिना हथियार उठाए, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, महात्मा गांधी गौतम बुद्ध के बाद के समय के सबसे महान भारतीय थे। ध्यान से सुनना, महात्मा गांधी को एक कथन दिया गया था और पूछा गया कि ये कथन किसने दिया था? कौन सा कथन? कि महात्मा गांधी जो है गौतम बुद्ध के बाद के समय के सबसे महान भारतीय थे और ईसा मसीह के बाद के संसार के सबसे महान व्यक्ति थे। ये किसने कहा था? जॉन लॉक ने कहा, आइंस्टीन ने कहा, डॉक्टर होम्स ने कहा या डॉक्टर हार्पर ने कहा? ये कथन दिया था दोस्तों जो है डॉक्टर होम्स ने, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। देशबंधु चित्तरंजन दास ने विरोध किया, मदन मोहन मालवीय ने, एनी बेसेंट ने, मोतीलाल नेहरू ने। तो पूछे जा रहा है कि इनमें से किसने जो है महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था? कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। कब? 1920 में। दोस्तों मोतीलाल नेहरू को छोड़कर के बाकी सभी ने, चित्तरंजन दास साहब ने, मालवीय ने और एनी बेसेंट, इन तीनों ने ही विरोध किया था। इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार से भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना? केवल ए सही है या केवल 1 और 2 सही है या केवल 1, 2 और 3 सही है या ऑप्शन डी चुन सकते हैं कि सभी सही है ना? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अर्थात कि 1, 2 और 3 तीनों सही है, तीनों ने विरोध किया था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया? भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, मोतीलाल नेहरू ने किया, लोकमान्य तिलक ने या फिर डॉक्टर अंबेडकर ने? तो आपको पता होना चाहिए भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध डॉक्टर अंबेडकर ने किया था, है ना? इसको नकारात्मक रूप से ना ले, ये कुछ अलग ही इनके विचार थे और कुछ अलग रीजन था इसका विरोध करने का। हालांकि आगे चल करके उन्होंने सहयोग भी दिया, समर्थन भी दिया था अपना, लेकिन प्रारंभ में उन्होंने विरोध किया था। चलिए इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग
पुस्तक किसने लिखी थी? सत्य के साथ मेरे प्रियो विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि महात्मा गांधी जी द्वारा लिखित है, इसलिए इसमें कोई सवाल ही नहीं बनता। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है सत्य के प्रयोग गद्य की कौन सी विधा है? सत्य के प्रयोग, अब चूंकि सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने लिखी थी, जिसमें उनके स्वयं के जीवन के अनुभव लिखे हुए थे। और जब कोई व्यक्ति अपने ही जीवन के अनुभव लिखता है तो उसे हम कहते हैं आत्मकथा, और आत्मकथा ही तो अपने आप में ये साहित्य की एक विधा है, इसलिए क्या कहा जाएगा इसको? आत्मकथा। ठीक है ना, आत्मकथा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 है, गांधी जी ने उनकी आत्मकथा कौन सी भाषा में लिखी थी? हिंदी में, मराठी में, बंगाली में या गुजराती में? आप सभी जानते हैं गांधी जी ने अपने रचना कार्य जितने भी किए हैं अधिकतम रूप से वो गुजराती में भी किए हैं, अधिकतम रूप से। हालांकि इंग्लिश में भी काफी उनके रचना कार्य हुए, लेकिन गुजराती में भी काफी हुए हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग या सत्य के साथ मेरे प्रयोग कितने भागों में वर्गीकृत है? कितने भागों में इसे लिखा गया था? कितने भागों में इसे बांटा गया था? 2, 3, 4 या 5? तो एग्जैक्टली 5 भागों में, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सत्य के प्रयोग आत्मकथा का लेखन गांधी जी ने किस तिथि से शुरू किया था? मतलब कब से शुरू किया था? कब से इन्होंने इसको लिखना शुरू किया था? 1 जनवरी 1948 से, 27 मार्च 1988 से, या 1 अगस्त 1985 से, या 29 नवंबर 1925 से? एग्जैक्टली ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 29 नवंबर 1925 से ही इन्होंने आत्मकथा का लेखन प्रारंभ कर दिया था। कौन सी आत्मकथा? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। नहीं पढ़ी हो तो एक बार मार्केट से पुस्तक को परचेस करके एक बार पढ़िएगा जरूर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है किस ब्रिटिश विद्वान की लिखी पुस्तक ने गांधी जी का जीवन परिवर्तित कर दिया? अर्थात ये कि गांधी जी का जीवन कब परिवर्तित हो गया, कौन सी किताब पढ़ने से उनका पूरा जीवन बदल गया? किसकी पुस्तक थी वो? जॉन रस्किन की, शेक्सपियर की, अल्बर्ट आइंस्टीन की, या कोई नहीं? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आपने नाम सुना होगा जॉन रस्किन, और जॉन रस्किन की किताब को ही पढ़ करके ही दोस्तों इन्होंने इनके जीवन का पूरा तरह परिवर्तन हो गया था। चलिए अगला प्रश्न है गांधी जी को उनकी आत्मकथा लिखने की प्रेरणा किसने दी? आत्मकथा लिखने की प्रेरणा किसने दी? विनोबा भावे ने, कस्तूरबा गांधी ने, करमचंद गांधी ने, या फिर जयराम दास ने? एग्जैक्टली ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भाई जयराम दास ने ही जो है उन्हें आत्मकथा लिखने की प्रेरणा दी थी, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग में किस देश के सत्याग्रह का इतिहास है? गांधी जी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उस आत्मकथा में किस देश के इतिहास की बात की है? सत्याग्रह की है ना, सत्याग्रह का, किस देश का सत्याग्रह का इतिहास बताया है उन्होंने? ब्रिटेन का, दक्षिण अफ्रीका का, भारत और कश्मीर का। तो उन्होंने 2 जगह तो काम किया, दक्षिण अफ्रीका और भारत में। तो दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास उसमें वर्णित किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं फटाफट, थोड़ा स्पीड से। क्वेश्चन नंबर 30 है गांधी जी की माता का नाम क्या था? सिंपल है, पुतलीबाई। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गांधी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? महाराष्ट्र, जबलपुर, भोपाल, पोरबंदर हुआ था। आप सभी जानते हैं। महात्मा गांधी की आत्मकथा हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ला ने किया था, निराला प्रसाद ने, या हरिभाऊ उपाध्याय ने? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। एकदम सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन, लेकिन में रिविजन आप लगा लेंगे ज्यादा बेहतर होगा, इसलिए मैं लेकर के आया हूँ। पिताजी के द्वारा क्रय की गई, पिताजी ने जो पहली पुस्तक खरीदी थी है ना, उस पर गांधी जी की दृष्टि बचपन में ही पड़ चुकी थी। पुस्तक है ना, पुस्तक कौन सी थी वो? रामायण थी, गीता थी, या श्रवण पितृ भक्ति नाटक वाली पुस्तक थी, श्रीमद् भागवत पुराण थी? कौन सी थी? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी श्रवण पितृ भक्ति नाटक की पुस्तक थी, जिस पर गांधी जी की पहली दृष्टि पड़ी थी उनकी किताबों पर। एक अन्य क्वेश्चन है किस नाटक को देखकर गांधी जी ने बचपन में ही सत्य का पालन करने का निश्चय कर लिया था? कौन सा नाटक चल रहा था? तो श्रवण पितृ भक्ति नाटक, या फिर भक्त प्रहलाद नाटक, या फिर हरिश्चंद्र या अमर पुत्र ध्रुव? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हरिश्चंद्र नाटक को देख करके ही गांधी जी ने बचपन में ही सत्य का पालन करने का निश्चय कर लिया था। अगला प्रश्न है गांधी जी ने विवाह को लेकर किस प्रकार की निजी हानि होने की चर्चा की है? कि गांधी जी ने कहा है कि विवाह होने से क्या हानि होती है, निजी हानि। उनकी निजी हानि क्या हुई? तो 1 साल व्यर्थ हो गया, पढ़ाई छूट गई, पढ़ाई में मन नहीं लगा, या फिर पिताजी की सेवा नहीं कर पाए। इनमें से गांधी जी का रीजन क्या था?
गांधी जी का नुकसान कौन सा हुआ था शादी करने से? तो उन्होंने कहा कि 1 साल व्यर्थ हो गया, 1 साल व्यर्थ में चला गया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी को किस भाषा को सीखने में अधिक रस आया था? कौन सी भाषा सीखने में अधिक रस आया था? गुजराती, हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी? संस्कृत भाषा को सीखने में उन्हें बहुत रस आया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार किस गुण के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती? कौन सा गुण है ऐसा जिसके बिना मुक्ति नहीं मिल सकती? तो सत्य के बिना, या मंत्र जाप के बिना, या नम्रता के बिना, या फिर भीतर छुपे हुए विकारों को जीतने के बिना। तो गांधी जी ने सत्य स्पष्ट कहा कि सत्य के बिना किसी व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिल सकती, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी मौन व्रत सप्ताह में कौन से दिन रखते थे? याद रहे, गांधी जी हफ्ते में 1 दिन मौन व्रत आवश्यक रूप से रखते थे। कौन सा दिन था वो? रविवार, सोमवार, मंगल या बुध? सोमवार था, एग्जैक्टली सोमवार था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, महात्मा गांधी ने किस देश के सत्याग्रह का इतिहास लिखा था? किस देश के सत्याग्रह का इतिहास लिखा था? अमेरिका का, जर्मनी का, दक्षिण अफ्रीका, लंदन का, दक्षिण अफ्रीका का? बता चुका हूं। मोहनदास करमचंद गांधी को किस उपाधि से अलंकृत किया गया है? मोहनदास करमचंद गांधी को कौन सी उपाधि दी गई है? पुण्यात्मा की, दानी की, महावीर की या महात्मा की? एग्जैक्टली पूरी दुनिया जानती है, महात्मा की उपाधि मोहनदास करमचंद गांधी को दी गई थी, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड होता है कंप्लीट। अगले एपिसोड में अर्थात कि एपिसोड नंबर 6 में हम बात करने वाले हैं, एपिसोड नंबर 6 में हम बात करने वाले हैं इसके अगले पार्ट पर, विश्व के प्रमुख धर्म। और इसमें भी दोस्तों अलग अलग जो है, अलग अलग धर्मों पर अलग अलग सेशन आ सकते हैं, जो कि छोटे छोटे सेशन हो सकते हैं, या प्रयास करेंगे कि लगभग 40-50 क्वेश्चनों की एक सीरीज लेकर के आए, जिससे कि जल्दी से जल्दी आपकी सीरीज भी कंप्लीट, कम से कम एपिसोड में आपका ये पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे। और हाँ, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं आप लोगों को कि जो भी नए स्टूडेंट हैं वो जान ले कि हमारे द्वारा बीए के ऑलमोस्ट सभी विषयों को आप लोगों के लिए पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। उसकी नोट्स भी आपको अवेलेबल करवाई जा रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के ग्रुप ज्वाइन करके, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करके और आप हमारे परमानेंट स्टूडेंट बन सकते हैं। आप हमारे चैनल पर परमानेंट रूप से पढ़ सकते हैं बीए फर्स्ट से लेकर लास्ट ईयर तक के सभी विषय निःशुल्क रूप से विद नोट्स। क्लियर है? और इसके अलावा प्लेलिस्ट अगर आप विजिट करते हैं तो प्लेलिस्ट पे आपको सभी इंफॉर्मेशन, सब कुछ, सारे सब्जेक्ट आपको आसानी से मिल जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।